आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 371 मुलाहिज़ा फरमाएं। अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मैंने एक मरतबा फिर टार्च रोशन कर ली और उसी लम्हे मुझ पर एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। उन तीनों का लीडर रॉबर्ट बड़ी तेज़ी से दाखिली दरवाजे की समत दौड़ लगा रहा था। उसकी झुंझलाहट से भरी बड़बड़ाहट ही ने मुझे बताया वो रॉबर्ट था। उसे 2-3 मरतबा सुनने के बाद मैंने लबो लहजे को ज़हन नशीन कर लिया था। मैंने बड़ी सूरत से रोशन टार्च का मखसूस दायरा रॉबर्ट की पुश्त पर मरकूज किया और उसके पीछे लपका। रॉबर्ट को किसी भी सूरत गार से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर वो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाता तो हमारे लिए मुश्किलात का एक लामतनाई सिलसिला उठ खड़ा होता। हमारे दरमियान जिस जगह अंधा मार्का हो रहा था वो मुकाम दाखिली दरवाजे से लगभग 100 मीटर के फासले पर था। मज़कूरा 4 बाई 4 फुट का वो दर खुला हुआ था और उस खुले हुए शगाफ में से बाहर रोड पर एक छोटा फौजी ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा था। वो चारों उसी हैवी ड्यूटी ट्रक में सवार होकर वहां पहुंचे थे। मैंने थोड़ा आगे जाकर रॉबर्ट को छाप लिया। उसे भी मेरी आमद की खबर हो गई थी। वो तेजी से पलटा और अपनी गन को लाठी के अंदाज में घुमा दिया। उसने मिकान की अंदाज में मेरी खोपड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की थी। मैं अपना नारियल चिटकवाने के लिए उसके करीब नहीं आया था जो शराफत से खड़ा रॉबर्ट के हमले को कामयाब होने देता। उसका हाथ घूमने से पहले मैंने बड़ी सूरत से एक बैठक लगाई, फिर उसी तेजी से उठते हुए रॉबर्ट की कमर पर डबल पुश हैंड रसीद कर दिया। वो अपनी गन समेत पूरी तरह घूम चुका था, लिहाजा इस खतरनाक हैंड पुश ने उसे मुंह के बल नीम तारीख राहदारी में गिरने पर मजबूर कर दिया। राहदारी का यह हिस्सा दाखिली दरवाजे से 50 मीटर की दूरी पर था, इसलिए थोड़ी बहुत रोशनी वहां पहुंच रही थी। ये थोड़ी बहुत रोशनी मेरे लिए बहुत काफी थी। मेरे जबरदस्त धक्का खाने के बाद गन उसके हाथ से निकलकर कहीं इधर उधर हो गई थी। रॉबर्ट उठकर खड़ा हुआ तो मैं पहले से तैयार था। वो बड़े जारहाना अंदाज बल्कि बड़े अस्करी अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने अपने हाथ पांव की कारकर्दगी का मुजाहरा शुरू कर दिया। वो ऐसे फरागत के लम्हात नहीं थे कि मैं रॉबर्ट को अपने मार्शल आर्ट्स के चमत्कार से मुतासर करने की सही करता। राकील की भी फिक्र मेरे ज़हन के गोशे में मुकीम थी। मैं 50 मीटर पीछे उसे 3 खतरनाक US सोल्जर्स के रहमो करम पर छोड़ आया था। अगरचे वो राकील की लोकेशन से आगाह नहीं थे, लेकिन आगाह हो सकते थे। मैंने हाथ पांव की पैर दरबे जरबा से रॉबर्ट को जमीन बोस होने पर मजबूर कर दिया। मैं उसके करीब बैठ गया और मजीद तसल्ली के लिए अपना मखसूस दाव इस्तेमाल करके उसे आइंदा 2-3 घंटे के लिए इस दुनिया व माफिया से बेखबर कर दिया। मैं भी उठकर पूरी तरह खड़ा भी नहीं हो पाया था कि मुझे अपने हकम में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं तेजी से पलटा और उसी वक्त राकील पर मेरी निगाह पड़ गई। वो भागते हुए मेरी तरफ आ रही थी और दीगर तीनों अफराद उसके ताकुब में थे। उनके दरमियान कमोबेश 15 फुट का फासला हायल था। मैं किसी तूफान की मानिंद डटकर उनके रास्ते में खड़ा हो गया। राकील मेरे करीब पहुंचकर एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी, बल्कि दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ती चली गई। उसकी ये हरकत मेरे लिए गैर मुतवक्को थी, लेकिन सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। वो तीनों जहन्नुम की बलाओं की मानिंद मेरे सर पर आन पहुंचे थे। पहले उनसे 2-2 हाथ करना जरूरी था। राकील को बाद में भी देखा जा सकता था। वो तीनों जैसे ही मेरी रेंज में आए मैंने उन्हें टेढ़े हाथों लिया। वो मुझसे अच्छी खासी दुर्गत बनवा चुके थे, लिहाजा मुझे उन पर नफसियाती बर्तरी हासिल थी। मैंने एक के वार को रोका और दूसरे को राउंड हाउस किक रसीद कर दी। तीसरे ने मेरे पीछे आकर मुझे कमर से पकड़ना चाहा। मैंने झुकाई देकर एक खतरनाक रेयर किक उसकी ठोड़ी पर जड़ दी। वो अपने हल्क से एक अज़ियतनाक आवाज खारिज करते हुए पीछे को लट गया। मुझे मार खाने वाला राहदारी के संगलाख फर्श पर चित गिरा था। मैंने एक नीची जंप लगाई और दोनों पांव से उसके सीने पर आ रहा। ये एक झटकेदार ठोकर थी। मेरे निशाने पर आने वाले ने अजीबुल मानी आवाज निकाली और साकत हो गया। मैं यकीन से नहीं कह सकता था उसका सकूत आरजी था या दायमी। मैं अपने पांव के नीचे दबे शख्स से फारिग हुआ ही था कि मुझे चौंक जाना पड़ा। राहदारी का मार का आ रहा हिस्सा अचानक बहुत ज्यादा रोशन हो गया। मैंने भी इस वक्त पलट कर देखा तो हैरत का एक झटका सा लगा। 4 बाई 4 फुट वाला शगाफ फैलकर 10 बाई 15 फुट में तब्दील हो गया था और इस अजीम शगाफ में से फौजी ट्रक गार के अंदर दाखिल हो रहा था। ये रोशनी उसी ट्रक की हेडलाइट से खारिज हो रही थी। बेइख्तियार मेरी निगाह ट्रक की ड्राइविंग सीट की जानिब उठ गई और मज़कूरा सीट पर राकील को अलर्ट देकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। मैं भी इन पैर दर पे हैरतों से संभल नहीं पाया था कि मेरी कमर पर ठोकर लगी। मेरी लमाती गफलत ने बाकी मानदा 2 बेदार दुश्मनों में से किसी को हमलावर होने का मौका फराहम कर दिया था। मैं ठोकर खाकर थोड़ा सा लड़खड़ाया, फिर उसी लड़खड़ाहट के दौरान में मैंने एक लेफ्ट क्रीसेंट किक चला दी। दूसरे इलम में वो हमलावर बिलबिला उठा। मैंने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार साइड किक से नवाजा। वो राहदारी की पथरीली दीवार से जा टकराया और वहीं जमीन पर ढेर हो गया। शायद उसके सर में कोई चोट आ गई थी। मैं उसके उठने का इंतजार किए बगैर आखिरी दुश्मन की तरफ मुतवज्जो हो गया। लास्ट मैन बहुत बूदा साबित हुआ। अपने 3 साथियों के अशर ने उसकी हिम्मत की कमर तोड़ दी थी। वो बड़े ढीले ढाले और सहमे हुए अंदाज में मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने लमाती कोशिश से उसे भी लंबा लिटा दिया।
जब इंसान हौसला ही हार जाए तो फिर उसे शिकस्त देने में कोई भी मुश्किल नहीं लगती। मैं अपने दुश्मनों से फारिग होकर दोस्त की तरफ मुतवज्जो हो गया। राकील ने अब तक एक हमदर्द और मुखलिस दोस्त का किरदार अदा किया था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल उसकी जानिब से बदगुमान हुआ था जब मैंने उसे दाखिली दरवाजे की तरफ बेदरीग भागते हुए देखा था। उसी लम्हे मेरे दिल में खदशाती ख्याल उभरा था कि कहीं वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए वहां से फरार तो नहीं हो रही। राकील ने अभी नया नया दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अंधा एतमाद कायम होने में थोड़ा वक्त तो लगता है ना। राकील अब ट्रक की ड्राइविंग सीट पर मौजूद नहीं थी। मैं ट्रक की समत बढ़ गया। उसी वक्त वो मुझे ट्रक के अकब से निकलकर अपनी जानिब आती दिखाई दी। ट्रक के पीछे वो अजीम शगाफ अब नजर नहीं आ रहा था। राकील ने दाखिले को जरिए को बंद कर दिया था। मुझसे निगाह मिलते ही वो मुस्कुराई। वहीदान, अब फिक्र वाली कोई बात नहीं, मैंने यहाँ तक रसाई का रास्ता लॉक कर दिया है। लॉक? मैंने उलझनज़दा नजर से उसे देखा। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोली, हाँ लॉक। फिर वो मुझे लॉक और बंद का फर्क बताने लगी। इस रास्ते की अंदरूनी जानिब ऐसा नादीदा मैकेनिज्म मौजूद है कि जिसकी मदद से इस रास्ते को लॉक भी किया जा सकता है। अब ये रास्ता बाहर से नहीं खोला जा सकता। हम अंदर हर किस्म की बैरूनी मुदाखले से महफूज हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, पहले तुमने इस रास्ते को लॉक क्यों नहीं किया था? ख्वा मुखा इतना वक्त साया हो गया और मारामारी अलग हुई। इन 4 फौजियों और ट्रक की गुमशुदगी ज्यादा अरसे तक राज नहीं रहेगी। तुम ठीक कहते हो वजदान, वो ताईदी अंदाज में बोली। वैसे तो तुम्हारी और साहिल की रोपोशी भी ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारे गियाब का राज खुलते ही रब्बी के आदमी तुम दोनों की तलाश में निकल खड़े होंगे। वो शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिरेंगे, मगर मुझे इत्मीनान है वो इस बारूदी गार में दाखिल नहीं हो सकेंगे। तुम्हारी वजाहत अपनी जगह, मगर मेरे ये सवाल का जवाब नहीं। वो मेरे चेहरे को टटोलती हुई नजर से देखते हुए बोली, तुम्हारे सवाल का सीधा साधा जवाब ये है कि पहले मैं तुम्हें यहाँ पहुंचाकर वापस जाने का इरादा रखती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। माइकल की मौत बहुत से बंद राज खोल देगी। मैं किसी किस्म का रिस्क लेने को तैयार नहीं, लिहाजा तुम मेरी वापसी के इम्कानात मालूम ही समझो। मैं तुम्हारी हमराही में आगे ही आगे बढ़ूंगी। मैं एक तवील और गहरी सांस लेकर रह गया। राकील ने जिस हकीकत का इजहार किया था वो कोई मुझसे ढकी छुपी नहीं थी। वाकई उसकी वापसी में खतरात के सिवा कुछ नहीं रखा गया था। तुम तो सच्चे जादूगर हो। राकील की हैरत भरी आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो जमीन बोस 4 US सोल्जर्स की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी, तुमने जादू की छड़ी घुमाकर इन्हें वहमो गुमान से बहुत दूर पहुंचा दिया है। मैंने उसकी नीली और गहरी आंखों में बहुत दूर तक झांका और नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम भी कुछ कम जादूगरनी नहीं हो। एक तंग से रास्ते को जरूरत के वक्त अलास्टिक की तरह खींचकर फैला लेती हो। वो रास्ता जहाँ से अब किसी चोंटी के निकलने के इम्कानात भी सिफर के बराबर है। तुम अपनी महारत के बल बूते पर वहां से एक ग्रांडील बदमस हाथी को गुजार लाई हो। मैंने फौजी ट्रक की जानिब उंगली उठाई और इजाफा करते हुए कहा, इसके सूंड नहीं तो क्या हुआ? ये किसी अजीमुल जुस्सा हाथी से कम तो नहीं है। ओह, वो शरारत अमेज नजर से मुझे देखते हुए बोली, ये सब तकनीक का कमाल है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तुम बड़ी माहिर कारीगर हो। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जवाब में वो मुझे इस रास्ते की तकनीकी खूबियां बताने लगी। राकील के मुताबिक वो रास्ता 3 मुख्तलिफ साइज में खोला जा सकता था, 4 बाई 4 फुट, 8 बाई 10 फुट और 10 बाई 15 फुट। इन तीनों साइज को खोलने का हिसाब किताब और तकनीक जुदा जुदा थी। मैं राकील के साथ 4 बाई 4 फुट के दर्रे से गुजरा था और राकील ने वो फौजी ट्रक 10 बाई 15 फुट के शगाफ से गुजारा था। बहरहाल वो शगाफ नाबूद होकर एक संगलाक और सर्द मोटी दीवार की सूरत इख्तियार कर चुका था। फौजी ट्रक की हेडलाइट्स इस गार को बहुत दूर तक रोशन कर रही थी। हम ज्यादा देर तक ट्रक का इंजन स्टार्ट हालत में नहीं रख सकते थे। इस इंजन से अच्छा खासा शोर पैदा हो रहा था। मैं इन 4 US सोल्जर्स पर लानत भेजकर माइकल की तरफ बढ़ गया। माइकल की मौत को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। मैं बड़ी सूरत से इस दराज जुल्फ शख्स की जानिब बढ़ गया। अंधेरे में राकील जिससे ठोकर खाकर गिरी थी। राकील भी मेरे पीछे लपक आई। फिर रेशमी जुल्फों वाले उस शख्स के नजदीक पहुंचकर वो ठिठकी। उसके लबों से थरथराती हुई आवाज खारिज हुई, फैजान, ये तो नेल्सन है। मैं चौंक उठा। नेल्सन उन 2 अफराद में से एक था जो मुझे और साहिल को अपने बड़ों तक पहुंचाने वाले थे। नेल्सन बिलाशुबा मौत से हमकिनार हो चुका था। उसके सीने में एक खौफनाक खंजर दस्ते तक महफूज था। नेल्सन का साथी रेमंड कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा, नेल्सन और माइकल तो जिंदगी से रूठकर मौत को गले लगा चुके हैं। रेमंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं वो भी तो खत्म नहीं किया जा चुका? डराने वाली बातें ना करो वजदान, वो मेरे पैर उसे लगते हुए बोली। मैंने खड़े होते हुए कहा, मैं डर और खौफ से बहुत आगे निकल आया हूँ। रेमंड के साथ साथ मेरी साथी साहिल भी गायब है। अब 2 ही सूरतें हो सकती हैं। एक, साहिल इस मुकाम पर पहुंची ही नहीं। नंबर 2, अगर वो पहुंची है तो फिर रेमंड उसे साथ ले गया है। कहाँ, ये हमें पता चलाना होगा। और मैंने दानिशा जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो जल्दी से बोली, और क्या? और दूसरी सूरत एक सनसनीखेज तीसरी सूरत के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही है। मेरे ख्यालात में डूबे हुए लहजे में कहा, अगर वाकई रेमंड साहिल को अपने साथ कहीं ले गया है तो फिर माइकल और नेल्सन को उसी ने कत्ल किया है। वो फटी हुई आंखों से मुझे देखते हुए बोली, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैंने गहरी संजीदगी से कहा,
इस अंधेगार में अभी हमें रेमंड और साहिल दिखाई नहीं दिए। तुम्हारे दावे के मुताबिक माइकल ने साहिल को और तुमने मुझे यहाँ पहुँचाना था और रेमंड हमें अपने साथ कहीं ले जाते। तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक माइकल साहिल को यहाँ पहुँचाने में कामयाब रहा है, जैसा कि तुम मुझे यहाँ पहुँचा चुकी हो। माइकल और नेल्सन की लाशें हम दरियाफ्त कर चुके हैं। तुम और मैं जिंदा हालत में इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। बाकी बचते हैं साहिल और रेमंड। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ साहिल इस तारीख गार में 2 शातिर अफराद के खून में हाथ रंगने की सलाहियत नहीं रखती। फिर आ जाकर रेमंड ही बाकी बचता है। वो चंद लम्हा तक टटोलती हुई नजर से मुझे देखती रही, फिर उसने इस्तफसार किया, तुम साहिल के बारे में इतने पुरवसूख क्यों हो? इसलिए कि मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने कहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि रेमंड अपने ही 2 साथियों को क्यों कत्ल करेगा? ये तो तुम समझ रही हो ना, वो तुम्हारा साथी है। क्या मतलब? वो उछल कर रह गई। तुम कहना क्या चाहते हो वैदान? मैंने कहा, रबी मोशी आइमन और उसका दस्ते रास बर्नार्ड लियू, यहाँ का दीगर स्टाफ भी तो तुम्हें और माइकल को अपना साथी, अपना वफादार समझते हैं, मगर क्या यह हकीकत है? उसके चेहरे पर हिजानी कैफियत नमूदार हुई। हसीन मुखड़े पर हिजान का उबार बड़ा अजीब तासर पैदा करता है। तशवीशनाक लहजे में उसने मुझसे पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो रेमंड हमारे दुश्मनों से मिला हुआ है? ये बईदुल क्यास तो नहीं है, मैंने ठोस लहजे में कहा। रेमंड को दुश्मनों से मिलने की क्या जरूरत है? ये भी ऐन मुमकिन है वो दुश्मनों ही का प्लांटेड हो, जैसा कि तुम और माइकल अपने दुश्मनों के अंदर रहते हुए किसी और के लिए काम कर दी हो। उसी तरह रेमंड तुम लोगों के अंदर रहते हुए रब्बी वगैरह के लिए। मैंने उसे जितलाने की जरूरत महसूस नहीं की कि वो और माइकल भी काली भीड़ों का किरदार अदा कर रहे थे। दरअसल ये समझ उस जाविये का उलट फेर है। एक मुल्क का हीरो दुश्मन मुल्क के लिए बदतरीन दहशत गर्द की हैसियत रखता है। राकील और माइकल रब्बी के खुफिया ठिकाने पर रहते हुए अपने बड़ों से वफादारियां निभा रहे थे। उसी तरह ऐन मुमकिन था रेमंड ने उनके दड़े के अंदर रहते हुए रब्बी के लिए कोई कार्रवाई की हो। जाविया बदल जाने से अल्फाज और फाल के मानी भी तब्दील हो जाते हैं। जमीन पर खड़े होकर देखो तो चांद आसमान पर नजर आता है, और अगर चांद पर जाकर निगाह ऊपर उठाओ तो यही जमीन आसमान पर दिखाई देगी। मैंने राकील से कहा, तुम इस ट्रक को ड्राइव करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे लाओ, जहां तक भी मुमकिन हो। तुम क्या करने का इरादा रखते हो? उसने पूछा। मैं ट्रक की हेडलाइट्स में दूर तक इस अंधेगार का जायजा लेना चाहता हूँ, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। मुमकिन है कुछ और हैरतें हमारे इंतजार में बैठी हूँ। राकील ने बताया, ये गार लगभग 250 मीटर तवील है। यूएस सोल्जर्स को तुमने जिस मुकाम पर घेरने की कोशिश की थी वो दाखिली दरवाजे से 100 मीटर की दूरी पर है। उससे आगे ये 10 फुट का रास्ता फैलकर 50 फुट पर मुहित हो जाता है। इस तरह मजीद 150 मीटर तय करने के बाद हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पहाड़ी से बाहर निकलने का रास्ता है। ये कुल 250 मीटर का फासला तय करते हुए हम जमीन की सतह से और करीब हो जाएंगे। जब हम पहाड़ी से बाहर निकलेंगे तो दिनाली नेशनल पार्क की जमीन से महज 100 फुट की बुलंदी पर होंगे, जबकि इस कार में दाखिले के वक्त ये बुलंदी 200 फुट पर थी। मगर मैं एक बात और वादे कर दूं कि जहां 10 फुट वाला रास्ता खत्म होगा उससे आगे ट्रक को नहीं ले जाया जा सकता। वो इतना कहकर खामोश हुई तो मैंने हैरत से पूछा, ये तुम अजीब बात कर रही हो? अभी तुमने ने बताया कि आगे जाकर ये रास्ता 50 फुट का हो जाएगा, फिर ट्रक के मजीद आगे बढ़ने में क्या कबाहत है? मैं तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, वो रसानी से बोली। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद रास्ता वाकई 50 फुट चौड़ा और 150 मीटर तवील हो जाएगा, मगर ये सारा इलाका इंतहाई खतरनाक जोन है। यूएस आर्मी का एमुनेशन डिपो इधर ही वाक़ है, या फिर इन पथरीली दीवारों के अकब में वाफर मिकदार और तादाद में असला छुपा रखा गया है। उसने 2 तरफा संगलाख दीवारों की जानिब यके बाद दीगरे इशारा भी कर दिया। उसकी बात बल्कि संगीन इंकशाफ सुनकर मैं गहरी तशवीश में घिर गया। राकील बड़ी गहरी लड़की थी, उसकी मालूमात खतरनाक हद तक हैरत अंगेज और सनसनीखेज थी। मैंने चंद नमाज के तवक्कुफ के बाद उससे पूछा, क्या रेमंड और नेल्सन भी हमें इसी रास्ते से बाहर ले जाने वाले थे? मैं इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती, वो सादगी से बोली। वहीं खड़े खड़े वक्त बर्बाद करना अक्लमंदी नहीं थी। मैंने राकील से कहा, चलो तुम ट्रक की ड्राइविंग सीट संभालो, मैं तुम्हारे आगे चलता हूँ। उस 10 फुट के रास्ते को तो तय कर लो, बाकी बातें बाद में होंगी। राकील कोई सवाल किए बगैर ट्रक की जानिब बढ़ गई। जब ट्रक हरकत में आया तो रोशन राहदारी में उसके आगे चलने लगा। मैं जल्दी उस मुकाम पर पहुंच गया जहां उन 4 यूएस सोल्जर से मड भीड़ हुई थी। राहदारी के फर्श पर मुझे राबन की टार्च पड़ी मिल गई। फाइटिंग के दौरान में मैंने वो टार्च एक जगह डाल दी थी। फिर उस बैग पर मेरी निगाह गई जो राकील ने कोठरी से निकालते वक्त मेरे हवाले किया था। मैंने वो दोनों चीजें उठा ली। उसी लम्हे मेरे ज़हन में एक ख्याल चमका। राहदारी के फर्श पर 2 गन्स भी पड़ी नजर आ रही थी। हम जिन हालात से गुजर रहे थे उनमें किसी भी वक्त आतिशी असले की जरूरत पड़ सकती थी। हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर मैंने वो दोनों गन्स भी उठा ली। मैं सीधा खड़ा हुआ ही था कि राकील भी ट्रक के ड्राइविंग कैबिन से बाहर आ गई। इन चीजों की कतन जरूरत नहीं है, वो मेरे हाथ में मौजूद गन्स की तरफ इशारा करते हुए बोली। इस बैग के अंदर हमारी जरूरत का तमाम सामान मौजूद है। बात खत्म करते उसने स्याह भारी भरकम बैग की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अब मुझे उस पुरस्रार हैवी बैग की अहमियत का अंदाजा सही मानों में हुआ था। राकील गोया पूरी तैयारी के साथ निकली हुई थी। मैंने उसके हस्बे मंशा गन्स और टार्च को राहदारी के फर्श पर फेंक दिया। राकील ने मेरे हाथ से बैग ले लिया
और एक जानिब इशारा करते हुए बोली, आओ चलें, इस ट्रक का इंजन तो बंद कर दो। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में उसकी तरफ देखा। बेचारा बेदार है, इसे बेदार ही रहने दो, जबरदस्ती सुलाने की क्या जरूरत है। वो बेपरवाही से बोली, हमारा क्या ले रहा है, इसकी रोशनी में हम ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर लेंगे। जब इसकी बैटरी डाउन हुई तो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, मगर इसका शोर किसी को भी इधर मुतवज्जो कर सकता है। तुम इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। वो तसल्ली अमेज लहजे में बोली, इस वक्त हम माउंट मैकिनले के जिस हिस्से में हैं वहां से कोई आवाज बाहर नहीं जाएगी। मैं उसकी इर्दियाती मालूमात को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं था। हम आगे बढ़ने से पहले मैंने जमीन से टार्च उठा ली। राकील ने कोई एतराज ना किया और खामोशी से आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा, लाओ ये बैग मुझे दे दो, काफी वजनी है, कहाँ उठाए उठाए फिरोगी। तुम ठीक कहते हो। वो मुसलसल आगे बढ़ते हुए बोली, ये बैग इसलिए वजनी है कि इसमें मैंने अच्छा खासा वजन भर रखा है। तुम काफी देर से उसे उठाए हुए लाए हो, अब मेरी बारी है। अमरीकी माशरे में मर्द और औरत को जिंदगी के हर शोबे में बराबरी का दर्जा हासिल है। वो दुख और सुख बांट कर उठाते हैं। इस बात में बहस नहीं कि ये बराबरी किस हद तक दुरुस्त है। तामबाज औकात बराबरी का ये रवैया बड़ा मुजीका खेज हो जाता है। किसी होटल में खाना खाने बैठ जाए तो मर्द और औरत अपना अपना बिल खुद अदा करते हैं। सिनेमा जाने का इत्तफाक हो तो दोनों को अपना टिकट अपनी जेब से लेना पड़ता है। इस माशरे के बासी कहते हैं, आखिर इसमें बुराई ही क्या है। बज़ाहिर कोई बुराई नजर नहीं आती, मगर सनफे करख्त का सनफे नादिक के साथ ये सलूक खासा गैर मुहज़्ज़ब और नाशाइस्ता सा लगता है। शायद उसकी वजह ये हो कि अमरीकी कौम की अपनी कोई तहजीब, अपना कोई तमद्दन नहीं, इसलिए वो इन नदाकतों का ख्याल ना रखते हों। पूरी अमरीकी कौम इस वक्त लेट्स गो अहेड और आई डोंट केयर के असूलों पर बाज़ाम खुद कामयाबी की जानिब रवां दवा है। मादी और इक़दार का पास वही अक़वाम करती हैं जिनका अपना कोई मादी, अपनी कोई कदरें होती हैं। राकील भी इसी बाशरी की परवरदा थी, लिहाजा मेरे हाथ से बैग लेकर गोया वो मेरा हाथ बटा रही थी। मैं खामोशी से उसके पीछे हो लिया। जल्दी हम हलाकत खेद आतिशी असले के जखीरे के दरमियान से गुजरने लगे। ट्रक की हेडलाइट्स काफी हद तक अंदर के मंदिर को वाज़े कर रही थी, चुनाचे मैंने टार्च चलाने की जरूरत महसूस नहीं की। मैं बता नहीं सकता इस वक्त हमारे एहसासात क्या थे। एक जरा सी चिंगारी भी इस बारूद के अजीम जखीरे को नमूना जहन्नुम बना सकती थी। हम बेहद मोहतात अंदाज में कदम उठाते हुए इस तवील खाल नुमा जून के आखिरी सिरे पर पहुंच गए। ये 150 मीटर का फासला हमने खामोशी से तय किया था। राकील ने अपने कंधे से बैग उतारा और मेरी जानिब देखते हुए बोली, अब हम चेंज करेंगे। फिर 2 बैग खोलकर कुछ खखोरने लगी। मैंने पूछा, क्या चेंज से तुम्हारी मुराद लिबास तब्दील करने से है? हाँ, किसी हद तक। वो बैग में से मुख्तलिफ गर्म कपड़े निकालते हुए बोली, तुम्हारा किसी हद तक मेरी समझ में नहीं आया। वो वजाहत करते हुए बोली, अभी थोड़ी देर में हम माउंट मैकिनले से बाहर निकल जाएंगे। ये अंदर वाली फरत और मोतदिल दर्जा हरारत बाहर नहीं मिलेगा। पहाड़ी के बाहर इस वक्त दर्जा हरारत कम से कम -15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब तुम ख्वाह मुखा अंदाजा लगा लो, अगर हम इस लिबास में बाहर निकले तो हमारा क्या हशर होगा। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुकी, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, किसी हद तक लिबास तब्दील करने का ये मतलब है कि हम अपने इस लिबास के नीचे और ऊपर भी चंद मखसूस कपड़े पहनेंगे ताकि मौसम की शिद्दत बुरी तरह हम पर असरअंदाज न हो सके। बात खत्म करते उसने चंद कपड़े मेरी जानिब बढ़ा दिए और मुख्तलिफ रंगों नस्ल के चंद लिबादे खुद समेट कर एक तरफ हो गई। मैं उलझनज़दा अंदाज से उसे देखने लगा। उसने जल्दी ही मेरी मुश्किल को भांप लिया और सवालिया अंदाज में बोली, कोई प्रॉब्लम है वजदान? हाँ, मैंने जुज़बुज़ होते हुए कहा, ऊपर से कपड़े पहनने वाली बात तो ठीक है, लेकिन मौजूदा लिबास के अंदर कुछ पहनने के लिए इस लिबास को उतारना होगा। सो व्हाट? वो सवालिया अंदाज से मुझे देखने लगी। मैं मुतज़ब्ज़ब लहजे में बोला, क्या हम अपना लिबास एक दूसरे के सामने यहीं उतारेंगे? इसमें हिचकिचाहट वाली कौन सी बात है? उसने हैरत से मुझे देखा। राकील जो कुछ भी कह रही थी अपने तई बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। मेरे सामने लिबास तब्दील करने में उसके लिए कोई हिचकिचाहट ना होगी, मगर मैं हद दर्जा मुतामिल था। अगर इस लिबास की ये तब्दीली अंडर गारमेंट्स की मौजूदगी में होती ताहम फिर भी मैं उसे अच्छा नहीं समझता था। बस अपनी अपनी समझ की बात है। राकील जिस बात को बहुत इजी ले रही थी वो मेरे लिए नहायत ही कठिन थी। मैं इसी शशो पंज में खड़ा मुतामलाना नजर से राकील को देख रहा था कि वो शोखी से बोली, तुम पता नहीं किन सोचों में गुम हो, मैं तो लिबास तब्दील करने लगी हूँ। बात खत्म करते उसने हाई नेक उतारना शुरू कर दिया। वो मेरी तरफ से मुकम्मल गफलत बरते हुए अपने काम में जुट गई। इन लम्हात में मेरी समझ में यही आया कि रुख फेर कर मैं भी लिबास तब्दील करना शुरू कर दूं। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। मैंने अपने लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मेरी मुश्किल आसान होगी। फौजी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझ गई थी और इंजन का शोर भी नापेद हो गया। मैं यकीन से नहीं कह सकता था उसकी बैटरी बैठ गई थी या फिर कोई और तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ था मेरे हक में बेहतर ही हुआ था। 15 मिनट के बाद हम पूरी तरह ड्रेसअप हो चुके थे। अब हमारे जिस्म पर इतना लिबास मौजूद था जो यहाँ के शदीद मौसम में हमें एक महफूज ढाल पेश कर सकता था। हमारे पाँव के जूते भी बदल दिए गए। सरों पर मखसूस किस्म की गर्म टोपियां सज गई थी और आंखों पर भी खास नोयत के चश्मे नजर आ रहे थे। हमारे हाथ भी हरारत बख्श दस्तानों की लपेट में थे।
अपनी तैयारी के आखिरी मराइल हमने टार्च चलाकर तय किए थे। अब हम अपने हुलिये और वज़े कते से दो मुहिम जो दिखाई देते थे और देखने वाले ये अंदाजा कायम नहीं कर सकता था कि हम में से एक मर्द और दूसरी कोई औरत है। राकील ने अपने बाल समेटकर गर्म कोट के अंदर छुपा लिए थे। हम इस गेटअप और सेटअप में दूसरों की नजरों में आए बगैर किसी महफूज मुकाम पर पहुंच सकते थे। राकील ने स्याह बैग के अंदर से एक जर्द बैग निकाला और सामान को तकसीम करके दोनों बैग में रखने लगी। वो जरूरियात जिंदगी का आम और खास सामान था। इसमें सबसे अहम दो चीजें थी, डॉलर के बंडल और पिस्टल। डॉलर की शक्ल में वो एक तगड़ी रकम थी जो राकील ने तकसीम करके दो बैग्स में डाल दी थी। एक खूबसूरत और खतरनाक लेडी पिस्टल उसने अपनी जेब में ठोंस लिया और दूसरा मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने पिस्टल हाथ में लेकर उसका क्लिप चेक किया, वो पूरी तरह लोडेड था। मैंने राकील को 3-4 भरे हुए क्लिप्स बैग में रखते हुए देख लिया था। वो बड़ी खतरनाक तैयारी से आगे बढ़ने का इरादा रखती थी। वो अपनी मसरूफियत से फारिग हुई तो जर्द बैग मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली, वहीदान ये तुम्हारा है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम अपना अपना बोझ खुद उठाएंगे। मैंने पूछा, मेरे साथ आगे बढ़ने का तुम्हारा ये फैसला हंगामी बुनियादों पर किया गया है, वरना तुम तो मुझे यहाँ पहुँचाकर वापस जाने वाली थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? ये पूछना तुम्हारा हक है, वो तफीमी अंदाज में बोली। फिलहाल तो हमें दिनाली नेशनल पार्क से निकलना है, आगे के बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने कहा, दिनाली एक नेशनल पार्क है, लोग यहाँ सैरो तफरी के लिए आते हैं, मुझे उम्मीद है हमें कोई लिफ्ट वगैरह मिल ही जाएगी। ऐसी उम्मीद को अपने ज़हन में फटकने भी ना देना, वो तंबीह करने वाले अंदाज में बोली। तुम्हें इस वसीउ अरीज पार्क में शायद ही कोई मुतनफ़्फ़िस नजर आए। सैरो तफरी के शायक अफराद सिर्फ मई से अगस्त तक का इधर रुख करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा सितंबर के वस्त तक। उससे पहले और उसके बाद शदीद मौसम इस तरफ मुंह देने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। आजकल जनवरी चल रहा है, इस सर्दी की पोजीशन में तुम किसी किस्म की लिफ्ट या इमदाद के वहम गुमा में बिल्कुल ना रहना वहीदान। मैं उसकी मालूमात अफजा बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, हमें अपनी मदद आपके तहत मीलों पैदल चलकर इस पार्क से निकलना होगा। इस मौसम में ये पार्क अमूमन वैरान और सन्नाटेदार ही रहता है। अलबत्ता नेशनल लेवल के माउंटेनियर और ग्लेशियर पायलट्स को इधर आने की इजाजत है और ये इजाजत भी स्टेट गवर्नर ही देता है। ये हिमाशा के बस की बात नहीं है। वो एक लम्हे को सांस हमवार करने की खातिर रुकी, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बताने लगी, मई से अगस्त तक इस पार्क में अच्छी खासी रौनक रहती है। प्राइवेट गाड़ियों को पार्क में दाखिले की इजाजत बिल्कुल नहीं। पार्क के मेन गेट के अंदर एक मखसूस मुकाम पर अपनी गाड़ियों को छोड़ना पड़ता है। हाँ, पार्क से इंतजामिया ने अपनी शटल बसें चला रखी हैं। पीले रंग की ये लंबी लंबी बसें सैरो तफरी की गर्ज से पार्क में आने वालों को अपने अंदर सवार करके खूब घुमाती हैं। ये मुसाफिरों की मर्जी पर मुनसर है कि वो जहाँ चाहें बस रोक कर उतर जाएं। वापसी में कोई मसला पेश नहीं आता। मज़कूरा पीली लंबी बसें आते जाते हर वक्त मिल जाती हैं। इसके अलावा एंकरेज फेयर बैंक्स एक्सप्रेस नामी एक ट्रेन भी दिनाली नेशनल पार्क के एक मखसूस हिस्से से गुजरती है। ये ट्रेन एंकरेज से फेयर बैंक्स तक जाती है। इनके मुसाफिर ट्रेन के अंदर रहते हुए दिनाली पार्क के नज़ारे से महफूज होते हैं। तुम्हारी फराहम करदा मालूमात नहायत ही दिलचस्प और फरद बख्श है, लेकिन अफसोस कि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उनमें दिनाली पार्क के रूह परवर नज़ारों को एंजॉय नहीं कर सकते। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तो मुझे ये बताओ हम पहाड़ी से निकलकर किधर का रुख करेंगे? मेरा मतलब है दिनाली नेशनल पार्क को छोड़ने के बाद हम कहाँ पहुँच सकेंगे? यहाँ से करीब तरीन मुकाम ओल्ड करेल है। हम माउंट मैकनेले से बाहर निकलने के बाद जुनूब मशरकी सफर करेंगे और शाम से पहले ओल्ड करेल पहुँच जाएंगे, राकील ने बताया। मैं चौंक उठा, शाम से पहले क्या मतलब? अभी तो सुबह भी नहीं हुई। क्या ओल्ड करेल तक पहुंचने के लिए हमें कोई लंबा फासला तय करना पड़ेगा? फासला बहुत ज्यादा नहीं और इसे कम भी नहीं कहा जा सकता। वो पुरसोच अंदाज में बोली, अगर रास्ता मैदानी होता और मौसम भी खुशगवार होता तो ये फासला 4-5 घंटे की मार था, लेकिन मैंने एहतियातन मौसम की बेहुदगी को देखते हुए तुम्हें ज्यादा वक्त बताया है। मुमकिन है इससे पहले ही हम ओल्ड करेल में पहुंच जाएं। तुमने जनवरी की मुनासबत से दिनाली पार्क के जो हालात बताए हैं उनकी रोशनी में कहा जा सकता है हम दोनों ही उस पार्क में बहवे सफर नजर आएंगे। मैंने एक मुमकिन खदशे का इजहार करते हुए कहा, क्या इस सूरत में हम दुश्मनों की तवज्जो का मरकज नहीं बन जाएंगे? इस बात के थोड़े बहुत इम्कानात तो हैं। वो अपने सर को इस बाती चुम्बश देते हुए बोली, इसी अंदेशे के पेश नजर मैंने ये हुरिये बनाए हैं। हमें दूर से देखने वाला कोई भी शख्स यही सोचेगा कि हम मुहिम जोई के शायक दो ऐसे अफराद हैं जिन्हें जिंदगी से ज्यादा अपने शौक से प्यार है। ऐसे सरफिरों की दुनिया में कोई कमी नहीं है वहीदान। वही एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर अपनी बात पूरी करते हुए बोली, हमें थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। रास्ते में अगर कोई अफ्ताद आन पड़ी तो ऑन दी स्पॉट उससे भी निमट ही लेंगे। मैं शख्सदा नजर से उसे घूरने लगा। वो बेचैन हो गई और जल्दी से बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वादर है कि इस मंसूबा बंदी की गुफ्तगू के दौरान में हमने अपने चश्मे उतार रखे थे और एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बात कर रहे थे। मैंने बदस्तूर राकील की आंखों में घूरते हुए कहा, तुम जिस तरतीब और तफसील के साथ अपने अज़ाइम का इज़हार फरमा रही हो उससे तो यही जाहिर होता है कि तुमने पहले भी मेरे साथ जाने के बारे में सोच रखा था। ये तैयारी और ताम जाम तुम्हारे इरादे की चुगली खाते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ?
उसने इकरार किया और ना ही इनकार, और गहरी संजीदगी से बोली, फैतान मेरी नीयत पर शक ना करो, ये सब कुछ एक संगीन इत्तफाक के तहत हो रहा है। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी बेहतरी और फायदे के लिए किया है। प्लीज इस सिलसिले में सवाल करके मेरे दिन को डिस्टर्ब ना करो। मैं इंतहाई सुकून के साथ बहुत कुछ सोचना चाहती हूँ। तुम्हें इन लम्हात में कौन सा रियाजी का मसला दरपेश है? मैंने कदरे तेज आवाज में पूछा। वो मिन्नत रेज लहजे में बोली, मैंने कहा ना फैतान, मुझे तवज्जो से आगे के बारे में सोचने दो। मैं तुम्हें सही सलामत अपने बड़ों के सुपुर्द करना चाहती हूँ। हम इस पार्क से निकलने में कामयाब हो जाएं, फिर मैं किसी तरह अपने सीनियर से राब्ता करूंगी। फैतान तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगी। फिक्र कैसे ना करूं राकील, मिलाकर दिल की बात मेरी जबान पर आ ही गई। मैं बड़ी देर से जब्त किए बैठा था, मैं यहाँ से अकेला रवाना हो रहा हूँ। मेरी साथी साहिल का कुछ पता नहीं वो कहाँ है और किस साल में है।